सभ्य मनुष्य समाज में सभी के साथ बंधुता के साथ रहता है और उसके जो मन मस्तिष्क है उसमें एक विचार कौंधता है जिसे हम समानता की भावना कहते हैं। और ऐसी भावना लोगों के बीच अवसर की समता या जो अपॉर्चुनिटी है उसकी इक्वलिटी की बात करती है, अर्थात सभी लोगों को साथ में रखने की बात करती है। ऐसे ही कुछ आदर्श हमारे संविधान ने भारत में स्थापित किए हैं और भारतीय संविधान लोगों से अपेक्षा करता है कि वो सब आपस में भाई बंधुता के रूप में रहें और सभी एक दूसरे का सम्मान रखें। दोस्तों, संविधान के इन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए अर्थात हमने जो संविधान बनाया वह कैसे आया, ये जो आदर्श हैं ये कैसे आए, आज का जो वीडियो है हमारा उसका मुख्य विषय है और इस विषय को हम संविधान का निर्माण के रूप में ले रहे हैं, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का डेल्टा एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं कि भारत में जो संविधान का निर्माण था उसकी शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, पहली बार 1934 में भारत में एक लेफ्टिस्ट लीडर जिन्हें हम एम.एन. रॉय के नाम से जानते हैं ने भारत में संविधान सभा के गठन पर विचार किया कि भारत में एक संविधान बनाने के लिए एक असेंबली की ज़रूरत है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या संविधान सभा कहते हैं। और इसके बारे में पहला विचार वामपंथी लीडर या लेफ्टिस्ट लीडर एम.एन. रॉय के द्वारा रखा गया। इसी विचार को भारतीय जनमानस के सामने रखने के लिए अगला जो कदम उठाया था वो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में अपने मंच से इस मांग को दोहराया अंग्रेज़ों के सामने कि भारत के संविधान को निर्माण करने के लिए जो अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग समय पर संविधान सुधार की प्रक्रियाएं चल रही हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने कहा कि ये सब संविधान की जो सुधार की प्रक्रियाएं हैं जिसमें हम कहते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 या उससे पहले भारत शासन अधिनियम 1909 या फिर उसके बाद जब हम देखते हैं साइमन कमीशन की बात करते हैं, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये सारी जो व्यवस्थाएं थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी। लेकिन अब कांग्रेस या भारत के जो जनमानस के लोग थे वह बात कर रहे थे स्वराज की। स्वराज एक ऐसा राज जो वहाँ की जनता के द्वारा खुद से चलाया जाता हो और इसके लिए जनता के पास एक संविधान की ज़रूरत थी। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंच से 1935 में एक संविधान सभा के गठन की बात की। दोस्तों, इसी कांग्रेस के एक नौजवान नेता पंडित नेहरू ने 1938 में घोषणा की कि भारत का जो संविधान होगा वो एक ऐसी असेंबली के द्वारा होना चाहिए, एक ऐसी संविधान सभा के द्वारा होना चाहिए जिसका चुनाव उस देश की वयस्क जनता द्वारा किया जाए, वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाए, अर्थात जो एडल्ट वोटिंग सिस्टम है उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ऑर्गेनाइज किया जाए और उसको चुना जाए। इस घोषणा को ध्यान में रखते हुए अगस्त 1940 को ब्रिटिश ने एक अगस्त प्रस्ताव भेजा या अगस्त प्रस्ताव के नाम से हम उसे जानते हैं, जिसको सैद्धांतिक रूप से जो ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से नेहरू की इस मांग को स्वीकार किया गया। और यह जो समय था वो 1940 का था और यह अगस्त महीने में जो घटना थी वो अगस्त महीने में हुई थी 1940 में, इसलिए इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उसी बीच भारतीयों का सपोर्ट लेने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो लगातार कुछ ऐसी घोषणाएं कर रही थी जिससे भारत के जनमानस का जो स्नेह था या जो समर्थन था युद्ध के प्रति वो बटोरा जा सके और वह कोई ऐसी घोषणा करती रहती। इसी का एक नया जो रूप था वो था क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव भारत में 1942 को आया
और जो क्रिप्स थे वो स्टैफोर्ड क्रिप्स के नाम से एक मंत्री थे ब्रिटिश मंत्रिमंडल में, और ये एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव को लेकर भारत आए। और इसको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ये युद्ध समाप्त हो जाता उसको अपनाया जाना चाहिए था, लेकिन इस प्रस्ताव की जो मांगें थीं, जो शर्तें थीं, वो जो मुस्लिम लीग था उसने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत में 2 स्वायत्त राज्य स्थापित हों, 2 डोमिनियन स्टेट स्थापित हों, जिनमें से एक मुस्लिम बाहुल्य राज्य या डोमिनियन स्टेट होगा, जिसे वो पाकिस्तान के नाम से मांग कर रहे थे उस समय पर। इसलिए क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग के द्वारा जो है वो अस्वीकृत कर दिया गया। दोस्तों, इसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 में संविधान सभा के निर्माण के लिए वापस आया, और इसमें जो सदस्य थे कैबिनेट मिशन में, ये 3 सदस्यों वाली एक कमेटी थी, जिसके मेंबर थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। यह जो मिशन था 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा, और इसने अपनी योजनाओं को 16 मई 1946 को सामने या उसको पब्लिश किया। दोस्तों, इस कैबिनेट मिशन के अंतर्गत यह सुझाव दिया गया कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और वह गठन एक चुनाव के द्वारा किया जाएगा। इसी के आधार पर भारत में एक संविधान सभा बनाई गई, जिसका चुनाव जुलाई अगस्त में 1946 को किया गया। दोस्तों, अब देखते हैं कि संविधान सभा का जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो संगठन उसका गठन किया गया, वो कैसे था। तो इसमें कुल सदस्य संख्या की अगर हम बात करते हैं तो कुल सदस्य संख्या 389 थी, और इसमें जो 296 मेंबर थे वो ब्रिटिश भारत से आते थे। बाकी जो प्रिंसली स्टेट थे, जिसे हम देसी राज्य या देसी रियासत कहते हैं, 93 सीटें उसके लिए रखी गई थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में से 292 का चयन जो था वो 11 जो गवर्नर स्टेट्स थे उनके द्वारा किया जाना था, बाकी 4 अलग से किए जाने थे। तो 296 को आप इस तरीके से बांट सकते हैं कि 292 ब्रिटिश इंडिया से, और 4 जो मेंबर्स थे वो चीफ जो कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर स्टेट, वहाँ से आने थे। दोस्तों, अगर हम इसकी बात करते हैं कि ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटों का जो निर्धारण था वो जनसंख्या के अनुपात में मुस्लिम, सिख व सामान्य जनसंख्या में बांटा गया था। यह जनसंख्या पर आधारित एक अनुपात था। इसके बाद संविधान सभा का चुनाव किया गया, जब ये जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ, और लगभग एक सीट के लिए लगभग करीब 10 लाख के आसपास की जनसंख्या निर्धारित की गई थी। तो इस हिसाब से उस समय भारत और पाकिस्तान तथा जो पूर्वी पाकिस्तान था, जिसे वर्तमान में हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, इस पूरे क्षेत्र की जनसंख्या के हिसाब से प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना गया संविधान सभा के लिए। दोस्तों, आगे देखते हैं। संविधान सभा का जो चुनाव था ये जुलाई अगस्त माह में किया गया, और इसमें जो ब्रिटिश भारत की 296 सीटें थी उसमें से 208 सीटें जो थीं वो कांग्रेस को मिली, 208 सीटें कांग्रेस को मिली, जबकि मुस्लिम लीग को 73 सीटें आवंटित की गई, या 73 सीटों पर वो जीत पाए। बाकी 15 सीटें ऐसी थीं जो इंडिपेंडेंट या फिर दूसरे जो छोटी पार्टियां थी उनके द्वारा जीती गई। दोस्तों, इसी के साथ जो प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट को 93 सीटें दी गई थी, जो अधिकतर खाली रह गई थी या 1-2 भरी गई थी, क्योंकि प्रिंसली स्टेट या जो देसी रियासतें थीं उन्होंने संविधान सभा से अलग रहने का निर्णय लिया था। इस रूप में संविधान सभा का चुनाव हुआ और यहाँ से सीटें आवंटित हुईं। अगर हम अगली बात पर ध्यान देखते हैं तो संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली थी उसके गठन के बाद उसने क्या क्या काम किए, तो हम इसकी पहली बैठक की बात करते हैं।
9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई, जिसमें एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, क्योंकि उस दिन इसमें एक अध्यक्ष को चुना जाना था। इसलिए जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे सभा के, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या एस सिन्हा, उनको अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया। और इसी दिन एक जो स्थायी सदस्य था उसका चुनाव किया गया और संविधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना गया। इसके लिए जो 11 दिसंबर 1946 की बात करते हैं, जिसमें राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद जो थे, 11 दिसंबर का दूसरा बैठक हुई संविधान सभा की और इसमें राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया, जबकि जो एच.सी. मुखर्जी थे उनको यहाँ पर उपाध्यक्ष चुना गया। साथ ही साथ बी.एन. राय संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। तो इस रूप में संविधान की कार्यप्रणाली शुरू हुई। 9 दिसंबर पहली बैठक, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में, एच.सी. सिन्हा को उपाध्यक्ष के रूप में, साथ ही साथ बी.एन. राय को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। दोस्तों, संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत का जो संविधान है वो कैसा होना चाहिए, उसकी जो फिलॉसफी है, उसका जो दर्शन है वो कैसा होना चाहिए। तो इसमें काफ़ी सारी बातें रखी गई थी। आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि जो भारत की प्रीएम्बल्स है वो लगभग उद्देश्य प्रस्ताव के बराबर या उसके जैसी है। अर्थात हमने एक ऐसे राज्य की कल्पना की है उद्देश्य प्रस्ताव में उस समय पर कि भारत जो है एक प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक राज्य होगा, साथ ही साथ उसके जो लोग होंगे उनको हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय की बात करेंगे, साथ ही साथ उनमें एकता, बंधुता बढ़ाने वाली जो बातें हैं उन सबको करेंगे। ये सभी चीज़ें जो थी उद्देश्य प्रस्ताव में रखी गई थी, जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा गया। और इसको रखने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो संविधान सभा में किसने रखा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया या संविधान सभा ने उसे मान लिया। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, अगर हम संविधान सभा की बात करते हैं तो संविधान सभा में ऐसे बहुत से कार्य हुए हैं जो अलग अलग समय पर किए गए हैं। हम अगर बात करेंगे तो संविधान सभा ने बहुत सारी समितियों के माध्यम से अपना कार्य किया है। अगर हम मुस्लिम लीग के सदस्यों की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान में शामिल होने वाले जो क्षेत्र थे उसमें शामिल हो गए थे, और माउंटबेटन योजना जो 1946 में आई थी उसके तहत जो संविधान सभा की कुल सीटें थी 389, उसमें संख्या गिर करके 299 तक रह गई, क्योंकि बाकी जो देश जो सदस्य थे मुस्लिम लीग के वो पाकिस्तान की तरफ जा मिले। इस रूप में भारतीय जो प्रांत थे, जिसे हम ब्रिटिश स्टेट भी कह सकते हैं, उसमें 296 की बजाय अब जो संख्या थी वो 229 रह गई, जबकि जो प्रिंसली स्टेट थे वो 93 के बजाय अब 70 उसमें संख्या रह गई, पहले 93 थे। और इस रूप में जो 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता है उसे हम देख सकते थे कि किस तरीके की सदस्यता रही होगी। दोस्तों, जो संविधान सभा ने काम किए उसमें मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। एक बार फिर आप याद रख सकते हैं कि संविधान सभा के जो मुख्य कार्य हैं वो कौन कौन से थे।
1949 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। साथ ही साथ 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 के दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। दोस्तों, संविधान को जो टोटल मेकिंग समय था वो 2 साल 11 माह और 18 दिन इसमें लगे और जिसमें कुल जो 11 सेशन थे संविधान सभा के, 11 सत्र या 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग जो 60 कंट्रीज़ हैं उनके संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर लगभग 114 दिनों तक विचार विमर्श किया। संविधान के निर्माण पर काफ़ी सारे पैसे खर्च हुए, जिसकी आज चर्चा करना प्रासंगिकता नहीं लगती है। हम देखेंगे कि संविधान सभा की जो मुख्य समितियां थीं वो कौन कौन सी थीं, किसी दूसरी वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को पता होगा संविधान सभा ने वैसे ही काम किया आज़ादी के बाद जैसे भारत की संसद आज करती है, अर्थात उसके पास आज़ादी के बाद वैसे ही पावर आ गई जो आज की जो संसद है उसके बराबर की। दोस्तों, संविधान सभा की आलोचना भी कई रूपों में की जाती है। अगर हम संविधान सभा की आलोचना की बात करते हैं तो यह एक रिप्रेजेंटेटिव निकाय नहीं थी। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है वह नहीं रखा गया था। संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का जो चुनाव था वो भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार पर नहीं हुआ था, बल्कि कुछ इसमें एक योग्यताएं रखी गई थी। वहीं दूसरी ओर संप्रभुता का अभाव था क्योंकि जो संविधान सभा का गठन किया गया था वो ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था और कभी कभी यह भी सुनने को मिलता था कि जो बैठकें थी संविधान सभा की वो ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बिना नहीं हो सकती थी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो संविधान सभा है वह संप्रभु या सोवरेनिटी वाली जो असेंबली थी वो नहीं थी। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं इसमें एक समय की बर्बादी का भी आरोप लगाया जाता है संविधान सभा पर कि संविधान सभा ने बहुत लंबा समय लिया क्योंकि कई ऐसे देश थे जिन्होंने 2-2, 4-4, 5-5 महीने में संविधान को बनाया। जैसे कि अमेरिका का संविधान वो मात्र 4 महीने में बनकर पूरा हुआ, वहीं भारत में 2 साल 11 महीने का समय लगा। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस का प्रभुत्व था। 389 सीटों में से 208 जो सीटें थी वो अकेली कांग्रेस के पास थी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में केवल कांग्रेस का प्रभुत्व था। अगला जो आरोप लगाते हैं लोग, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था, अर्थात ये एक ही प्रकार की विचारधारा वाले लोग जो थे वो इसमें समाहित थे और देश के अलग अलग जो वर्ग होते हैं उनमें इनका प्रतिनिधित्व पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। साथ ही साथ अगर इसमें हम जीतने वाले या अस्तित्व वाले हम बात करते हैं तो ज़्यादातर संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। ऐसा लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय के रूप में कहा है। इसी प्रकार जो विंस्टन चर्चिल हैं उन्होंने भी टिप्पणी दी थी कि भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व जो है वो संविधान सभा करती है। दोस्तों, संविधान सभा में 15 महिलाएं जो थीं वो महिला सदस्य के रूप में चुनी गईं। उनमें से एक दक्षयायनी वेलायुधन जो थी वो पुलायक कम्युनिटी से आती हैं और शी वाज द फर्स्ट SC वुमेन ग्रेजुएट इन इंडिया के रूप में जानी जाती हैं। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा में कितनी महिलाओं को चुना गया था। तो 15 महिलाएं हैं, उनमें से एक का नाम मैं ले रहा हूँ, दक्षयायनी वेलायुधन, जिसे हम पुलाया कम्युनिटी, ये कोची केरल में पाई जाने वाली कम्युनिटी थी।
और आप लोग इसके इतिहास के बारे में सुन सकते हैं। दूसरा, और भी कई महिलाएं थीं, जैसे एनी मैस्केरेनी और विजया लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, रेणुका रॉय, राजकुमारी अमृत कौर, इस टाइप की महिलाओं के नाम आप याद कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से बिलोंग करती थी। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना एक कीमती कमेंट ज़रूर दें। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।